हाँ जी, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोगों पहले थोड़ा सा हिंदी का हमने लास्ट क्लास में कुछ भाषा विज्ञान से संबंधित कुछ तथ्य किए थे, है ना। और एक टेस्ट आपको आपके पास आया था संडे को, उसमें किसी ने बोला था मैम कुछ डाउट है टेस्ट में। एक्चुअली एक क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं भी आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रही थी। मेरी आवाज आ रही है सबको? ऑडिबल हूँ मैं? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, तो एक बार हम 5 मिनट लगेंगे जस्ट, हम एक बार टेस्ट को थोड़ा सा ना ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए। तो भाषा विज्ञान में क्वेश्चन हमारा था कि कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है। तो आपको जब मैंने बताया भी था कि 4 भाषा जो हमारी होती है, हमारे 4 भाषा परिवार होते हैं, उनमें से हमारा सेकंड बड़ा भाषा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार है। उसमें सारी साउथ की लैंग्वेजेस आती हैं, दक्षिण भारत की। तो तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, ये 4 होती हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन कन्नड़ है, दूसरा मलयालम, तीसरा तमिल, तो चौथा बंगाली जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। इसमें पूछा गया कि कौन सी भाषा नहीं है। आगे लिखा गया कौन सी लिपि बाएं से दाएं नहीं लिखी जाती है ना। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है। हमारी बाएं से दाएं नहीं लिखी जाती है फारसी लिपि, बाकी सारी जो लिपि है वो हमारी बाएं से दाएं नहीं लिखी जाती है। क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था यहाँ पे कि आपको देवनागरी बाई चांस अगर वो ना आके को पता है कि हमारी लेफ्ट टू राइट ही लिखी जाती है, बाई चांस और कोई लैंग्वेज आ जाए, कोई और लिपि आ जाए, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर आंसर हमारा इसका फारसी होगा कि ये हमारी लेफ्ट टू राइट नहीं लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है हिंदी की लिपि। ये तो आपको पता ही है कि रोमन हमारी इंग्लिश की लिपि है, देवनागरी हमारी हिंदी की है, गुरुमुखी पंजाबी की, और जो ब्राह्मी लिपि जिसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है उसी से हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती। तो इसका आंसर है चीनी, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था एक, बल्कि ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया था क्लास में। ये तो क्लास का ही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो चीनी भाषा है वो मंदारिन लिपि में है। क्लियर है ना सब चीजें? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाषा शब्द किस धातु से बना है। तो इसका ऑप्शन थर्ड था भाष धातु, और भाषा आपको बता दिया था कि जो वाणी की अभिव्यक्ति यानी कि बोल चाल, बेसिकली इसका एक संक्षेप में अर्थ होता है बोलचाल। अगला है देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भाषा नहीं है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि 4 भाषाएं हमारी ऐसी होती हैं, संस्कृत, हिंदी, नेपाली। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुकेंगे प्लीज वेट। Sorry for the interruption, just a second. चलिए, ओके, सॉरी। हाँ, हमारा प्रश्न था देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है। ऑलरेडी हम ये भी डिस्कस कर चुके थे कि हमारी 4 भाषाएं होती हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका जो विकल्प है वो होगा असमिया। क्वेश्चन था जब भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क भाषा या जन भाषा भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका जन भाषा भी होता है, यानी कि लोगों की भाषा। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी, अंग्रेजी।
इसका आंसर अरबी मार्क हो गया था, बट इसका आंसर अंग्रेजी होगा, क्योंकि अंग्रेजी हमारी एक भाषा है, उसकी लिपि रोमन है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी आप लोगों से, आप लोगों का जिसका इस वजह से आंसर गलत हुआ हो, हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज ये ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा जो है अरबी लिपि में, अरबी एक लिपि है, ठीक है। जैसे गुजराती भाषा जो है गुजराती लिपि में लिखी जाती है, उसी तरीके से अरबी भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती है। और अंग्रेजी हमारी एक भाषा है जिसकी लिपि का नाम दृष्टि से वियोगात्मक है, ये भी हम कर चुके थे। इसका उत्तर है हिंदी। किस भाषा से अभिव्यक्त किया जाता है? लिखकर। हाँ जी, सॉरी मैम, ये वियोगात्मक का मुझे आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा, वियोगात्मक, हाँ जी, आपने शायद इससे प्रीवियस वाली क्लास नहीं ली होगी, उसमें वियोगात्मक का मतलब बताया गया था कि जो भाषा होती है आकृति के आधार पर दो भागों में वर्णित होती है, एक होती है वियोगात्मक और एक होती है अयोगात्मक। इससे ज्यादा और भी होते हैं, लेकिन वो आपका थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। जब होता है जिस भाषा में प्रत्ययों का यूज होता है, यानी कि हम कुछ शब्दों में हेर फेर करके जब प्रत्यय, आप उपसर्ग की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रयोगात्मक पे प्रत्यय की बात करते हैं। जब शब्दों का रूप चेंज करके उसमें प्रत्यय ऐड कर दिए जाते हैं और एक नया है, जैसे इतिहास से ऐतिहासिक बन गया है ना, तो ये सब चीजें, इस तरह के शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? वियोगात्मक। और हमारी जो हिंदी भाषा होती है वो वियोगात्मक होती है। का शब्द होता है बेसिकली रूढ़ शब्द, यानी कि होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको अयोगात्मक कहा जाता है। अब खुद में एक नकारात्मक अक्षर है, ठीक है। चलिए, अगला है लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त किया जाता है? संकेतों द्वारा, बोलकर, सुनकर, लिखकर। तो लिखना तो बेसिकली हम लिखकर ही अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। डिस्कस कितने भाषा परिवार हैं? 4। विश्व की बात नहीं की गई है आपसे, भारत की बात। तो भारोपीय, द्रविड़, चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, हम ये डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये भी हमने देख लिया था, भारोपीय। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी। सबसे बड़ा भाषा परिवार बोली के आधार पर यहाँ पर आपसे बोला गया कि वो हमारा भारोपीय परिवार है। अगला है, निम्न में से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो इसमें मलयालम है, वो नहीं है, क्योंकि वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। तो अब किसी को इन क्वेश्चंस में कोई डाउट तो नहीं है? जो पूछ रहा था कि एक डाउट रह गया था, वो शायद आपको अरबी वाला ही रह गया होगा। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम, बस कभी कभी आपकी आवाज नहीं आती। कभी कभी आवाज नहीं आती, यहाँ तो नेटवर्क तो फुल आ रहा है। चलिए ठीक है, नहीं आए तो मुझे आप इंटरप्ट कर देना बीच में, ठीक है। ऐसा ना हो ना फ्लो में बोलती जाऊं और आप लोगों को वॉइस ना आए। ओके, देखिए अभी हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में किया वो भाषा विज्ञान एक बहुत बड़ा टॉपिक है। भाषा विज्ञान में खाली यही चीजें नहीं आती हैं। भाषा विज्ञान में आपका राष्ट्रभाषा, बोली, ये आर्य भाषाएं और हमारे कुछ अनुच्छेद, कुछ अनुसूचियां, ये सब भी आते हैं। लेकिन हमारे पीआरटी में ये क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। आपके पीआरटी में बोली से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितनी बोलियों में विभक्त किया गया है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा से ज्यादातर व्याकरण आती है। तो इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक अभी जो है स्किप कर दिया है। हम लास्ट में इन टॉपिक्स को दोबारा ले लेंगे जब हमारे पास टाइम बचेगा। अभी अननेसेसरी इनको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, जैसे कुछ अनुच्छेद हो गए और कुछ अनुसूची हो गई और कौन सा हमारा स्टेट है जो उसके आधार पर गठन हुआ जिसका भाषा का, ये तो आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। सर जब आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे तो अनुसूचियों में ये चीज आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज डिस्कस नहीं करी। फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं जो हमारा पीआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं बता रही हूँ वो टीजीटी और पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो चीजें मैं आपको अभी बता रही थी उसमें एक अलग सेक्शन होता है भाषा विज्ञान का, 6-7 क्लासेस वो लगती हैं उस भाषा विज्ञान की, तो वो यहाँ पे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है।
चलिए तो हम अपना नया सॉरी टॉपिक फॉर स्टार्ट। इफ पॉसिबल ट्राई टू कन्वर्ट, यानी कि वो कवर उसको भी करें आप, हिंदी अगर टीजीटी हिंदी को लेकर के कुछ अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो। हाँ बिल्कुल, मैं तो रखती ही हूँ क्वेश्चंस। एक्चुअली मैंने आपको वही बोला, देखिए कुछ बच्चे इंटरेस्टेड भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना हाई लेवल चला जाता है। तो हम क्या करेंगे ना, उसका सेशन हम अभी ये वाला कवर करने के बाद उसका एक सेशन, 2 सेशन, जितनी भी क्लासेस होंगी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम लास्ट में ले ले, और ऑप्शन, ठीक है, वो हम। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। टॉपिक शुरू। यस मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज पूरी? यस मैम। अच्छा, 1 मिनट रुकिए प्लीज, 1 मिनट। मैं एक बार दोबारा से ज्वाइन करती हूँ, ठीक है? 1 मिनट रुकिए आप। अब ठीक है? यस मैम। चलिए ठीक है, 1 मिनट। चलो, अब तो कंप्लीट आ रही होगी आप लोगों को वॉइस, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? यस मैम, आ रही है कंप्लीटली। चलिए ठीक है, ओके। हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आप लोगों ने कर रखा है। आप में से बहुत लोग पढ़ाते भी होंगे प्राइमरी को या अपर प्राइमरी, उसमें भी ये टॉपिक आता है। प्राइमरी में तो देखिए बहुत नॉर्मल रहता है, ज्यादा नहीं, बट अपर प्राइमरी में हमें थोड़ा डिस्क्राइब करना होता है अच्छे से। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वर्ण व्यवस्था, ठीक है? अब देखिए, वर्ण व्यवस्था नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वर्णों की व्यवस्था। अब इस वर्ण तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ता है ना? अब वर्ण तो आप में से कईयों को पता होगा कि वर्ण होता क्या है। क्या होता है वर्ण, कोई मुझे बताएगा? मैम भाषा की सबसे छोटी इकाई। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना? बिल्कुल ठीक बोला आपने। चलिए, हम अभी आपने भाषा बोला, भाषा ऑलरेडी हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भाष धातु से निकला है, जो एक संस्कृत का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बोलना। अब अगर हमें वर्ण तक पहुंचना है तो वर्ण के लिए हम सबसे छोटी मतलब जो हमारा पिरामिड होता है, अगर हम देखें, हमने अपनी साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं पिरामिड में कि सबसे बड़ी चीज टॉप पे रही, फिर छोटी, फिर इस तरीके से, यानी कि बेसिक चीज जो होती है वो नीचे होती है। मैस्लो थ्योरी में भी हमने ये चीजें पढ़ रखी है ना? अब यहाँ से इस पिरामिड का मतलब क्या है कि हम सबसे टॉप लेवल की चीज से होते हुए हम अपने वर्ण तक पहुंचेंगे। तो टॉप लेवल का चीज का क्या मतलब है? हिंदी में सबसे सार्थक जिसको बोलते हैं, सार्थक निरर्थक 2 शब्द होते हैं। मतलब जो सबसे उचित, सटीक जो हमारी इकाई होती है भाषा की, वो होती है हमारी वाक्य, जिसका अपना एक खुद का मतलब होता है, यानी कि सेंटेंस, है ना? ये होती है हमारा वाक्य, सेंटेंस। तो आपसे प्रश्न में अगर पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे सार्थक इकाई कौन सी है, और 4 ऑप्शन मान लीजिए आपको दे दिए जाएं, वाक्य, पद, अक्षर, वर्ण, तो आपका उत्तर क्या होगा? वाक्य। क्योंकि इससे मैम शब्द नहीं होगा? नहीं, शब्द नहीं होगा। शब्द देखिए क्यों नहीं होगा, आप मुझे बताइए। मैंने एक शब्द बोल दिया आपका, मान लीजिए मुझे आपको पूरी बात कुछ कहनी है, ठीक है? उसको पूरी बात को ना कह के मैंने सिर्फ एक शब्द बोल दिया, तो आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगी, आप केवल उस शब्द का अर्थ समझ पाएंगी ना। लेकिन वाक्य सार्थक, यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा गया, देखिए सार्थक इकाई। एक और चीज, ये जो इकाई मैंने शब्द लिखा है इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देख लीजिए।
क्योंकि इकाई शब्द कई बार डीएसएसबी ने इसका बहुवचन पूछा हुआ है। तो जब हम बाकी शब्द विचार और बाकी भेद करेंगे, अवयव करेंगे, उनमें हम इसको डिस्कस करेंगे। इकाई आपसे शब्द पूछा गया है तो पहले हमारा लघु ई होता है, फिर हमारा दीर्घ ई होता है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ आपसे प्रश्न था सार्थक इकाई। अभी आपने बोला मैम शब्द नहीं होगा, बिल्कुल इसका उत्तर शब्द नहीं होगा, क्योंकि वाक्य की सार्थक जिसका एक मीनिंग निकले पर्टिकुलर, जिससे आपको अर्थ की अभिव्यक्ति इजीली हो जाए, सरल पूर्वक हो जाए, तो हमारा इसका उत्तर होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो आपका उत्तर होगा वाक्य, ठीक है। तो पहला हमारा आया वाक्य। हम टॉप से होते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर जा रहे हैं। वाक्य के बाद हमारा बना उपवाक्य। उपवाक्य, इसको हम इंग्लिश में, वाक्य को हम सेंटेंस बोलते हैं, उपवाक्य को हम इंग्लिश में क्लोज बोलते हैं। चलिए, कोई मुझे बताएगा उपवाक्य क्या होता है? बताइए किसी को। सब पता है, जो उपवाक्य होता है वो यानी कि एक ज्यादा पदों को मिलाकर बनाया जाता है। हाँ, और वाक्य पर डिपेंड होता है, और साथ साथ यानी कि इसका एक अर्थ भी हो सकता है, यानी पूर्णतः अर्थ नहीं कह सकते हैं, एक वाक्य का ही हिस्सा है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये हमारा क्या होता है, बेसिकली ये हमारा एक, इससे हमें अर्थ निकलता है, लेकिन जैसे पूर्णतः अर्थ ना निकल के, यानी कि आंशिक भाव हमारा उत्पन्न होता है किसी चीज से। जैसे हमारा एक वाक्य, कोई हमने सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे, कोई भी हमने एक सेंटेंस जैसे मान लीजिए लिखा, उसके दो पार्ट्स होते हैं, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, उद्देश्य विधेय। तो यानी कि जो हमारा सेकेंडरी पार्ट होता है, जो दूसरा हमारा गौण वाक्य होता है, जो मुख्य वाक्य से अलग होता है, जो इस वाक्य के बिना हमारा नहीं चल सकता, उसे ही हम क्लोज या फिर उपवाक्य कहते हैं। जो वाक्य का पार्ट होता है, लेकिन वाक्य पूरा हमारा अर्थ अभिव्यक्त ना करके आंशिक रूप से उस वाक्य का अर्थ अभिव्यक्त करता है, उसको हम उपवाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले आपका वाक्य आया, वाक्य से हमारा उपवाक्य है, हमें वर्ण तक पहुंचना है, इसलिए हम ये थोड़ी सी सीढ़ी पढ़ रहे हैं इसकी, ठीक है, हैरार्की पढ़ रहे हैं हम इसकी। उसके बाद हमारा उपवाक्य के बाद हमने वाक्य को तोड़ के उपवाक्य बना दिया। अब उपवाक्य को तोड़ के हमने पदबंध बना दिया, या इसको हम वाक्यांश भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका वाक्यांश भी होता है। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रेज। आपने पढ़ा भी होगा, फ्रेज एंड इडियम्स पढ़ते भी है ना, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं आप। क्या होता है ये फ्रेज, क्या होता है, पदबंध क्या होता है ये? शब्द होते हैं, जैसे राम छत पर गया, तो राम और छत जो है वो इसमें पद है, यानी कि इसमें, यानी पद का तात्पर्य है कि कोई संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। अच्छा, वो तो हाँ, देखिए, पदबंध का मतलब क्या होता है, हमसे पूरा एक वाक्य दे दिया जाता है हमको, ठीक है, कोई एक वाक्य दे दिया जाता है, उसमें हर शब्द का अपना अलग अलग क्रियात्मक, हमने कल भी शायद लास्ट में भी एक बार डिस्कस भी किया था इसको, आप ठीक कह रहे हैं शहनावाज जी। तो थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारा कोई भी एक वाक्य दिया, जैसे आपने बोल दिया राम खेलता है ना, तो इसमें राम हमारी संज्ञा है, खेलना हमारी क्रिया है, और है हमारी समापिका क्रिया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है हमारा यहाँ पे है। तो पदबंध क्या होता है, हमारा कुछ शब्दों का समूह होता है, पूरा वाक्य हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। फ्रेज जो हमारा इंग्लिश में होता है वो हमारा पूरा नहीं होता, जैसे अगर आपने कुछ भी आप लिख रहे हैं लुक इनटू, यहाँ पे लुक इनटू जो है आपका एक फ्रेजल वर्ब है, लुक इनटू इंग्लिश में जब हम देखते हैं, तो वो हमारा पूरा ग्रुप ऑफ सेंटेंस नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमारा पूरा एक सेंटेंस नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो पदबंध भी आपका पूरे वाक्य हो भी सकता है, नहीं तो वो कुछ शब्दों का समूह होता है, और हर शब्द का आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से संबंध होता है, उसी को हम पदबंध बोलते हैं, या फिर उसको इंग्लिश में हम फ्रेज बोलते हैं। तो अभी पहली इकाई हमने पढ़ी वाक्य, फिर हमने पढ़ी उपवाक्य, उसके बाद हम आए पदबंध पे, ठीक है। इसको पढ़ाने का भी एक उद्देश्य है, अब यूं मत समझिए कि हमें बेफालतू में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसका भी एक हिराकी पढ़ाने का भी एक उद्देश्य है, अभी आपको समझ आएगा।
अब उस पदबंध के बाद चौथे नंबर पे हमारा जो आ गया, पद आ गया। पद को हम एक और नाम से जानते हैं, पद को। हाँ बोलिए मैम, उपवाक्य और पदबंध में फर्क क्या है? उपवाक्य और पदबंध में फर्क ये है, देखिए उपवाक्य जो होता है ना, वो शब्द वाक्य के पूर्ण वाक्य के साथ रह के उसका पूर्ण अर्थ नहीं होता। मतलब उसका अर्थ हो भी सकता है आंशिक भाव को। जैसे अगर मैंने बोला कि वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, राम नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, तो यहाँ पर राम नहीं आया अपने आप में कंप्लीट वाक्य है। क्योंकि वह बीमार था पहले वाले पे डिपेंड है, या वह बीमार था, अब ये भी अपने आप में देखिए दो सेंटेंस हमारे हो गए, राम नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, अब वह बीमार था भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, राम नहीं आया यह भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि शब्द से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि हमारे इसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जो हमारे कुछ वर्ड्स क्योंकि, किंतु इन सब से जब जुड़ते हैं तो वो हमारे क्रॉस सेंटेंस हो जाते हैं। इनका अपना एक स्वतंत्र अर्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये बेसिकली ज्यादातर ये अपना जो मेन वाला सेंटेंस होता है उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो पदबंध होते हैं वो हमारे कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, वो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं कुछ। जैसे अगर आप अब हिंदी में इसका उदाहरण, जैसे मैं इंग्लिश में तो जैसे दे सकती हूँ कि लुक इनटू हो गया, या फिर कोई कंजक्शंस के साथ यूज हो गया हमारा। हिंदी में इसका एक कोई वाक्य मैं थोड़ा सा अभी दे नहीं पाऊंगी आपको। इसमें पूर्ण कुछ शब्दों का समूह, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया। हाँ बोलिए बोलिए शहनवाज जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो हम उपवाक्य का अगर बेहतर ढंग से अगर उदाहरण देना चाहें तो मुहावरे होते हैं ना आपके। हाँ एक मिनट रुकिए, जो मुहावरे और लोकोक्तियां होती है ना हमारी, उनको हम वाक्यांश ही बोलते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट वाक्य का अंश नहीं होते हमारे, लेकिन उनका एक अपना पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो आप इस पे हम उनके मीनिंग की तरफ ना जाकर हम ये बोल सकते हैं कि वो कुछ वाक्यों का समूह, कुछ शब्दों का समूह है, तो उसको हम पदबंध कह सकते हैं। और पदबंध अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके अंदर पदबंध है क्या, तो वो पूर्ण वाक्य से निकलता है। कि अभी जैसे जो शहनवाज़ जी ने भी बताया था और वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उन्होंने एक सेंटेंस बताया था, राम खेल रहा है, तो राम संज्ञा खेलना, वो अलग अलग शब्द का पदबंध करना है, उसको वर्गीकृत करना है। तो पदबंध और क्लोज में, उसमें उपवाक्य में यही डिफरेंस है कि उपवाक्य का अपना एक अर्थ हो सकता है, लेकिन पदबंध में वो केवल और केवल शब्दों का समूह होता है, वो पूर्ण वाक्य नहीं होता है। सिर्फ ये डिफरेंस है इन दोनों में। हाँ अब बोलिए आप जो बोल रहे थे। नहीं, तो जो आप मुझे बोलना था वो आपने वैसे ऐड कर लिया। बस मैं ये बोल रहा था कि उस वाक्य का अगर उदाहरण लेना है तो मिश्रित वाक्य इसका बेहतर। और साथ में आपने जो मुहावरों का, पोक्ति का जो एग्जाम्पल लिया, वो मैं एक्चुअली ऐड करना चाह रहा था। हाँ ठीक है, वही मैं आपको एक पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए हमारी हिंदी में ना ऐसे एग्जाम्पल होते नहीं है, तो हम मुहावरों लोकोक्तियों को ही, वो समूह होता है, उन्हीं को हम फ्रेज कह सकते हैं। इंग्लिश में तो आपके होते हैं वर्बल भी होते हैं, इडियम्स भी होते हैं, बट हमारा हिंदी में पर्टिकुलरली ना होके तो हमारी जो लोकोक्तियां और जो मुहावरे होते हैं वही हमारे पदबंध कहलाते हैं, क्योंकि वो शब्दों का समूह होता है। ठीक है, हाँ और बिल्कुल ठीक बोला आपने। जो मिश्रित वाक्य अभी हमने भी यही डिस्कस करा कि किंतु इंतु परंतु इनसे जो जुड़े हुए होते हैं वही हमारे कहलाते हैं उपवाक्य। तो हमारा वाक्य आया, उसके बाद उपवाक्य, फिर पदबंध। ठीक है, अब हमारा पद आया। अब देखिए ये पद शब्द, ये जो है पद, आप जानते हैं इसको, ये क्या होता है, क्या होता है पद, कोई बताएगा? हमारे व्याकरण में जो सर्वनाम, संज्ञा, ये सब है जो होते हैं, ये पद कहलाते हैं। अच्छा चलिए, पद का एक अदर नाम क्या होता है? शब्द। यानी कि जब हमारे कुछ शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाएं तो उनको एक पद नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल पद और शब्द आपस में एक चीज है। अब जितनी भी संज्ञाएं हो गई आपकी, वो किसी ना किसी चीज का नाम है ना। जैसे आप किरण हो गया, कोई बॉटल हो गया, यानी कि एक पर्टिकुलर, ये एक वर्ड है, ये एक शब्द है। और जब ये वाक्य में प्रयुक्त, वैसे ही शब्द कहलाते हैं जनरल भाषा में, हमारी सामान्य भाषा में। जब इनको हम व्याकरण की भाषा की बात करें, हिंदी की बात करें, और हम इनको वाक्य में प्रयोग कर लें, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पद। तो आपका वर्ड एक तरीके से पद हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया मान, तो मान हमारा क्या है? एक पद है या एक शब्द है। ठीक है, पद के बाद हमारी जो उससे भी छोटी इकाई होती है वो हमारी होती है अक्षर। चलिए,
अक्षर क्या होता है? अक्षर आपको पता होगा क्या होता है अक्षर? स्वर अक्षर और व्यंजन। स्वतंत्र होते हैं। अक्षर स्वतंत्र होते हैं। अच्छा देखिए, अक्षर, ध्वनि, वर्ण, इनमें कोई डिफरेंस होता है? कोई तुलना इनमें होती है या एक ही होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है तो आप क्या लिखेंगे? ध्वनि। मैम ध्वनि। अक्षर नहीं लिखेंगे आप? नो मैम। नो मैम। अच्छा, चलिए बिल्कुल ठीक बोला आपने। अभी हमने, हाँ ध्वनि होती है ना, क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा है, यहाँ पर एक शब्द मान लीजिए मान दे रखा है ना। तो इस मान, ये हमारा पूरा एक शब्द है, इसके अंदर हमारे दो अक्षर हैं, माँ और न। तो ये हमारे अक्षर हो गए। इंग्लिश में हम इनको सिलेबल भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है इसे सिलेबल। सिलेबल मीन्स जिसमें हमारा एक ही स्वर होता है। जैसे माँ में आप देखेंगे आ एक स्वर है, न में एक अ स्वर है, तो इनमें एक ही स्वर होता है। इसे हम, एक ही साउंड होती है वोवल की। इंग्लिश में इसको बेसिकली इस तरीके से पढ़ा जाता है। आप एक नॉर्मल लेवल्स की एक बुक भी है इंग्लिश की, बहुत अच्छी बुक है, अगर आप वो उठाएंगे तो इंग्लिश पूरी बेसिक आपको अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएगी कि रूट वर्ड्स होते क्या हैं आपके, बट उसको पढ़ना बहुत टेढ़ी खीर है थोड़ी। तो ये हमारा हो गया अक्षर की, यानी कि एक वर्ड को आपने अलग अलग टुकड़ों में डाल दिया। अब इस ध्वनि और वर्ण का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो र है ना, इसके अंदर आपका र प्लस आ, यानी कि ये जो र है स्वतंत्र नहीं है, ये व्यंजन है, इसके साथ हमारा ये आ जुड़ा हुआ है। तो एक दो, दो ध्वनि हो गई इसकी, आधे खुद र की और इस आ की। साथ में ही न में भी हमारा न आधा जुड़ा हुआ है, यानी कि ये स्वर रहित है, और अ। तो ध्वनि मतलब इसमें चार ध्वनियां हैं, न, र की, आ की, न की, अ की। इसमें बेसिक डिफरेंस आपका अक्षर और वर्ण में यही होता है, ये दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। इवन कई जगह नेट पे भी यही लिखा हुआ है या कुछ बुक्स में लिखा होता है कि अक्षर और वर्ण एक जैसा होता है, बट अक्षर और वर्ण एक जैसा नहीं होता है। अक्षर को हम इंग्लिश में सिलेबल बोलते हैं और वर्ण को हम इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था या वर्णमाला को हम अल्फाबेट बोलते हैं। तो अक्षर में आपका क्या होता है? अक्षर में एक से ज्यादा आपकी साउंड हो सकती है, एक से ज्यादा स्वर की साउंड हो सकती है, डिपेंड वो कितना बड़ा हमारा शब्द है ना। और जो हमारा वर्ण होता है उसमें क्या होता है? उस व्यंजन के साथ की जो ध्वनि होती है जिससे स्वर टिका होता है उसको अलग अलग कर दिया जाता है। यानी कि व्यंजन जो स्वर पे टिका होता है उस ध्वनि को व्यंजन से हटा के हम अलग बाइफरकेट करके लिखते हैं। प्राइमरी में तो हम बच्चों को ऐसे सिखाते भी हैं। मान लीजिए आपको कुछ बच्चों को लिखना सिखाना है मल मल, तो कई बार ऐसे भी लिखा होता है म प्लस तो म, ये हलंत वाला म, ये स्वर के बिना बना के क्या बना म। इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है जब स्टार्टिंग में वर्णमाला सिखाई जाती है। तो हम लोग वाक्य से चले, उपवाक्य पे आए, फिर पदबंध पे, पद पे, फिर अक्षर पे, फिर ध्वनि पे, यानी कि सबसे टॉप। अब आपके यहाँ पे दो मेन क्वेश्चन, जो इतनी बड़ी रामायण में जो दो प्रश्न मेन थे वो सिर्फ यही थे कि वाक्य की भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य, और भाषा की सबसे छोटी इकाई है हमारी वर्ण, ना कि अक्षर। तो ये चीज आपको समझ आई सबको? कोई डाउट इसमें? मैम अभी तो आपने कहा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, अब आप वर्ण कह रहे हैं। ध्वनि और वर्ण एक ही चीज है, ठीक है। ध्वनि के ही लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि मौखिक रूप है, और इस ध्वनि की, अब देखिए ना, र है ना, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। मान लो हमने एक वर्ड लिखा, राम शब्द लिखा, तो र भाई ये र और अ, इस र के लिए एक अलग चिन्ह दिया गया। इसमें अभी स्वर इंक्लूड नहीं है, ये खाली व्यंजन है। व्यंजनों की अपनी वो नहीं होती है, अपनी ध्वनि नहीं होती है, ये स्वर की हेल्प लेते हैं अपनी कंप्लीट ध्वनि बनाने के लिए। तो ये हमारा हलंत मतलब इनकम्प्लीट, ये आधा है, और ये तो ये इनकी, जब आप इनको बोलेंगे उच्चारण स्थान में इनकी ध्वनि है, लेकिन लिखित रूप में इनको एक चिन्ह दे दिया गया। तो ध्वनि और वर्ण एक ही चीज है यहाँ पे, और जो अक्षर है वो हमारा स्वर सहित है।
इसीलिए हमारी जब ओके मैम। छोटी इकाई पूछी जाए तो आपकी ध्वनि और वर्ण दोनों ऑप्शन, वैसे वर्ण ही आएगा ऑप्शन, ठीक है। अगर वर्ण ना आए, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वर्ण ना आए और उसमें अक्षर दे दिया जाए तो आप अक्षर लगाएंगे, क्योंकि हिराकी में आपको ऑप्शन ही नहीं दिया गया वर्ण का, तो आप अक्षर लगाएंगे। तो आपके मेन क्वेश्चन, आप वाक्य से होते हुए उपवाक्य तक पहुंचे, फिर आप पदबंध तक पहुंचे, फिर आप पद तक पहुंचे, फिर उसके बाद आप अक्षर और फिर आप वर्ण या ध्वनि पे पहुंचे, ठीक है। तो हमें बेसिकली वर्ण व्यवस्था ही पढ़नी है आज, और इतनी सब चीजों को क्रॉस करके हम वर्ण तक पहुंच गए। यहाँ तक कोई डाउट, समझ आया आपको? यस मैम। यस चलिए मैम, समझ आ गया। चलिए आगे एक बार बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब हम आते हैं वर्णमाला पे। अच्छा, अल्फाबेट पे एक चीज और, आप में से बहुत टीचर्स होंगे जो पढ़ाते होंगे, आपके बच्चों ने कभी आपसे क्वेश्चन या आपने कभी उनसे क्वेश्चन पूछा है, बेटा अल्फाबेट क्या होता है, क्या होता है अल्फाबेट? चलिए इंग्लिश में जनरली बताइए, अल्फाबेट क्या है बेसिकली, व्हाट इज अल्फाबेट? मैम सारे लेटर्स का मिक्सअप है अल्फाबेट, है ना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई बार ध्वनि हमें, का प्रतीकात्मक रूप। हाँ चलिए, वर्णमाला ध्वनि का प्रतीकात्मक रूप ना होके वर्ण की व्यवस्था, इनकी सारे के सारे जितने भी लेटर्स होते हैं एक सीक्वेंस में होते हैं, उनको हम अल्फाबेट बोलते हैं। कई बार बच्चों से हमें आंसर सुनने को क्या मिलता है, मैडम ए अल्फाबेट है। नहीं, ए टू जेड सारे अल्फाबेट हैं, लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलरली ए टू जेड में से ए पूछ लिया जाए तो वो हमारा एक लेटर है। तो आप प्लीज ये चीज, अगर आपके आसपास भी कोई बच्चा गलत बोल रहा है तो उसको ये चीज थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अल्फाबेट में हमारे ए टू जेड सारे इंक्लूड होते हैं, और अगर पर्टिकुलर किसी उस अल्फाबेट में से किसी लेटर का नाम लिया जाए तो उसको हम लेटर बोलते हैं, ना कि अल्फाबेट बोलते हैं। चलिए बैक टू हिंदी। वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों की व्यवस्था, वर्णों का व्यवस्थित समूह, यानी कि हमारे पहले स्वर आएंगे, फिर व्यंजन आएंगे, उनकी भी एक सीक्वेंस है कि पहले क ही आएगा, पहले ख नहीं आएगा, तो इसी को हम बोलते हैं वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णमाला। अब इस वर्णमाला में से जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा वर्ण। इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं, वर्ण से होते हुए हम चलेंगे स्वर व्यंजन पे, जहां से प्रश्न आपके उत्पन्न होंगे, है ना। अब वर्ण का मतलब अभी हमने डिस्कस कर लिया था कि ये एक क्या है, वर्ण एक मूल ध्वनि है। मूल ध्वनि का मतलब अपनी सबकी एक, हर एक लेटर की अपनी अपनी साउंड है। र की अलग है, ल की अलग है, प की अलग है, इन सब की अपनी एक साउंड है। इनका हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब राम शब्द में आप रा और म अलग अलग लिख सकते हो, इसको एक शब्द को आप अक्षर बता सकते हो कि इसमें 2 अक्षर हैं, लेकिन इस राम में भी आपने क्या करा, इसकी साउंड थी हमारी, इसको हमने व्यंजन से अलग कर दिया, स्वर और व्यंजन को। र में, ये हमारा र है, इसमें र प्लस अ जुड़ा हुआ है, यानी कि हलंत र मतलब आधा र है, इसमें स्वर नहीं है, ये स्वर अ से जुड़ा हुआ है। तो इस र की ध्वनि के आप टुकड़े नहीं कर सकते, जो ध्वनि हमें दे रखी है वो वही रहेगी, र को आप टुकड़ा नहीं कर सकते इस अक्षर, इस लेटर का, र का, ठीक है। तो वर्णों में हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। अगला है, हर ध्वनि के लिए एक चिन्ह निहित होता है। आपने र बोला, र ध्वनि थी, उसके लिए ये र चिन्ह फिक्स्ड है कि र के लिए र हमें ऐसे ही लिखना है, ल के लिए ल हमें ऐसे ही लिखना है। तो वर्णों में हमें ये चीज देखने को मिली कि एक फिक्स्ड लिपि चिन्ह होता है सबका, उस ध्वनि का विभाजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ध्वनि और वर्ण में अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ध्वनि हमारी होती है वो उच्चारण से संबंधित होती है, और उस उच्चारण को एक लिखित रूप दिया जाता है, वो हमारा वर्ण होता है, वो लेखन पक्ष से संबंधित होता है। कोई डाउट? नो मैम। चलिए, जहां लगे ना आप प्लीज बोल दीजिएगा, ठीक है। अब आप आते हैं अपने टॉपिक वर्णमाला पे। वर्णमाला में देखिए हमारे टोटल कितने वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन को मिला के? 52। 54 सुना था वैसे। देखिए वैसे हमारे 44 होते हैं। अब 54 आपने सुना था, उसका भी एक रीजन है, वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बट हमारे एक्चुअल में 44 होते हैं, जिसमें हमारे 11 स्वर और
33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। कुछ व्यंजन हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसमें, ठीक है। और हमारे कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो अयोगवाह होते हैं, जो कुछ ऐसे जो अंग्रेजी का एक स्वर होता है जिसको हिंदी में नहीं बोला जाता, मानक हिंदी में उसको नहीं माना जाता है। तो वैसे आपके 44 होंगे, लेकिन हर जगह कई जगह 52 भी देखने को मिलेगी आपको संख्या, कई जगह आपको 54 देखने को मिलेगी। बट जो हिंदी में आपके माने जाते हैं, जिसमें हम लिखते हैं, देखिए लेखन के आधार पर तो हमारे लिखने के आधार पर तो 52 होते हैं। इसमें 13 स्वर होते हैं। इन 13 स्वर में हमारा री भी इंक्लूड होता है, हमारा ये ओ अंग्रेजी वाला भी इंक्लूड होता है, बट इसका हम यूज करते नहीं है। हम इसका यूज नहीं करते हैं हम लोग हिंदी में ज्यादातर, तो इसीलिए इनको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, वैसे तो ये प्रश्न नहीं आएगा, इन केस आपसे पूछा जाए तो 44, और अगर ऑप्शन ना हो तो जो हमारी हिंदी मानक हिंदी वर्णमाला होती है वो बोलती है कि लिखने के आधार पर हमारे 52 वर्ण होते हैं। इनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और कुछ 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ये हमारे संयुक्त 4 जो वर्ण होते हैं वो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और बोलने के आधार पर हमारे 45 होते हैं। मैम हेलो। हाँ जी बोलिए। जी मैम, ये सुना था री ऋषि जो होती है उसको हाँ स्वर्ण से हटा दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर अरी, जैसे कि हम लोग वर्ण करते हैं और उसमें करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं री की आवाज, अरी की आवाज, इस तरह का आवाज आ जाता है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया है। हम वही डिस्कस, हाँ जी, अभी हम स्वर करेंगे ना, तो हम वही डिस्कस करेंगे कि उच्चारण के स्थान पर, लेखन के स्थान पर री को रखा गया है या नहीं रखा गया है, ठीक है। हम वही डिस्कस करेंगे अभी। 1 मिनट बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए उस तक पहुंचने के लिए। चलिए अब हम एक बार स्वर की बात करते हैं, ठीक है। मूलतः 44 ही होते हैं आपके, जो हमारे लिखने की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से, दोनों से बता रही हूँ मैं, जो सही होते हैं। 11 + 33। हाँ जी मैम, आपकी आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही? Am I audible? यस यस। अच्छा ठीक है मैम, प्लीज आप आप रिमूव होके दोबारा से एक बार ज्वाइन कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपके नेटवर्क में थोड़ा इश्यू है, क्योंकि आपकी यहाँ बहुत आवाज स्टैमर कर रही थी। आवाज नहीं आ रही। यहाँ तो आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस मैम। प्लीज आप लोग एक चैट बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिए इनके लिए कि एक बार दोबारा से ज्वाइन कर ले, इनके यहाँ पे शायद थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, ठीक है। प्लीज एक मैसेज छोड़ दीजिए। हम आते हैं स्वर पे। देखिए स्वर जो होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, उच्चारण करते समय जब वायु बिना किसी रुकावट के हमारे मुख विविध से बाहर आती है तो उसको हम स्वर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जब हम इनको बोलते हैं तो इनके साथ हमें किसी और अक्षर की, किसी और वर्ण की, किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप में ही दूसरे व्यंजनों को बल्कि ध्वनि प्रदान करते हैं। तो ये स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं हमारे। ये ध्यान रखिएगा, ये अक्षर नहीं है। अक्षर अभी आपको बताया गया कि हर शब्द का अपने अलग अलग अक्षर होते हैं, तो ये आप इसको अक्षर ना कह के इनको वर्ण कहेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे स्वर होते कितने हैं। अभी हमने आपको बोला कि परंपरागत रूप से 13 स्वर माने जाते हैं। इवन अगर आप बुक्स में भी देखेंगे ना, वहां पे ऐसे लिखा जाता है, कहीं बार ऐसे ब्रैकेट में लिखा होता है 10 + 3, इस तरीके से लिखा जाता है 13। तो यहाँ पे जो 3 ब्रैकेट में लिखा गया है ना, ये इसका भी एक औचित्य है कि इसको क्यों लिखा जाता है। इसको लिखने का भी एक औचित्य है, वो अभी हम देखते हैं कि क्यों लिखा जाता है। सबसे पहला हमारा स्वर हो गया अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब इनकी जो आप ध्वनि सुन रहे हैं ना, ये ध्वनि तो अब हुई है इनकी, औ, ओ। पहले इनकी ध्वनि देवनागरी लिपि से अलग होते होते बहुत से ये इवन पीजीटी में है ये चीजें, यहाँ पे नहीं, उसमें बताया गया कि हर
जो लेखक थे, जो व्याकरण शास्त्र के जो लोग थे, उन्होंने कुछ वर्णों को हटाया, कुछ वर्णों को रखा, किसका उच्चारण स्थान अलग अलग बताया। तो ये थोड़ा सा साहित्य पाठ हो जाता है, हम उसपे नहीं जाते। हम इसकी साउंड बच्चों को आप कराते होंगे, अ आ ई उ औ उ री ए ओ औ। ठीक है, अब हम बच्चों को बोलते हैं अंग खाली, उनको हम ऐसे समझा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट में लिखने का क्या मतलब है, 1 2 3। यहाँ पे आपका ब्रैकेट में लिखने का इनको ये मतलब है कि जो हमारा उच्चारण की दृष्टि से, यानी कि बोलने की दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको तो मान्यता मिली हुई है। ठीक है, इनको मान्यता मिली हुई है, इसलिए यहाँ पे 10 ब्रैकेट में लिखा जाता है। और बाकी जो आपके ये वाले स्वर हो गए, इनको उच्चारण की दृष्टि से मान्यता ना मिलके लेखन की दृष्टि से मान्यता मिली हुई है। ये हमारा विसर्ग है, जो कि हमारा वर्ड्स में, संस्कृत वर्ड में यूज होता है। कई हिंदी के जो अव्ययभाव समास होता है, अव्ययभाव शब्द होते हैं, प्राय, ठीक है, प्रातः, इनमें यूज होता है। और ये हमारा जो है अनुस्वार, जिसको हम अंग बिंदी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में उन्हें अनुस्वार कह के हमें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये अनुस्वार हमारा जो होता है व्यंजन और स्वर दोनों में यूज होता है लिखने की दृष्टि से। हम इसको बच्चों को पढ़ाते समय नहीं, स्वर को नहीं पढ़ाते, इसको हम डिस्क्राइब नहीं करते। अब रही री की बात, ये जो री है आपका, ये लेखन में इस तरीके से इसकी मात्रा यूज होती है। ठीक है, री को हम लिखन रूप में एक स्वर मानते हैं, लेकिन जो इसका उच्चारण है वो इसी तरीके से हिंदी के री के समान होता है। इसीलिए आपको एक्चुअल में यहाँ पर ब्रैकेट में 10+3 कई बुक्स में देखने को मिलेगा, वो इसी रीजन से मिलता है। बट इसको फिर भी हम स्वर में 11 स्वर में इसको इंक्लूड करते हैं। ये जो इसको और इसको आप स्वर में इंक्लूड ना करके, ये हमारा अनुस्वार में यूज होता है और ये हमारा विसर्ग में यूज होता है। और एक ऐसी स्थिति, ये आपने देखा होगा ना, जब हम डॉक्टर देखते हैं, ऐसा वर्ड जब हम देखते हैं तो यही हमारा यूज होता है, यही स्वर यूज होता है। ये आपने देखा होगा कई जगह लिखा हुआ। यस है ना, ये हमारा जो होता है अ और ओ के बीच की स्थिति होती है। अब ये हमारा वर्ड्स में, इंग्लिश वर्ड्स में, जो अब जैसे हमने कुछ हमारे विदेशी शब्द, विदेशज जो शब्द होते हैं, जो अभी आप पढ़ेंगे देश विदेश तत्सम तद्भव, तो हमने ये आगत शब्द है, जो हम आगर एक वर्ण है जो हमने ले लिया है, और ये हमारा स्वर में इसलिए ना रखकर इसको हम भाषा में प्रयुक्त करते हैं अलग से। तो अगर आपसे स्वर पूछ लिए जाएं तो स्वरों की मूल संख्या 11 ही है। कई किताबों में 10+3 लिखने का रीजन मैंने आपको बता दिया, वो क्यों लिखा जाता है, वो 3 अलग से लिखा जाता है। और कई किताबों में परंपरागत रूप से इनको 13 माना जाता था, लेकिन हमारे मूल स्वर जो हैं वो 11 ही हैं। अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपसे आ जाए तो आप इसका उत्तर 11 ही लगाइएगा। हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया कि ये 10+2 है, सॉरी 10+3 है ये, और लेखन के को इंक्लूड किया गया है। मैंने पढ़ा था जो 11 का तो प्लुप्त भी है, प्लुप्त ओम, वो भी स्वर में आई थिंक काउंट होता है ना। प्लुत स्वर जो ऐसे जो 3 जिसमें उच्चारण स्थान में ज्यादा समय लगता है, ओम आई थिंक उसको प्लुत वो वर्ड था, ओम भी एक प्लूत स्वर कहते हैं उसे, प्लूत। हाँ प्लूत, देखिए एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर क्या होता है, जैसे हमारे कोई भी नाटक वगैरह होते हैं, जैसे अब आपने रामायण देखी, उसमें वो जब बोलते हैं राम, बहुत तेज एक बार कोई आवाज आती है तो इसमें साउंड जो होती है ट्रिपल हो जाती है, यानी कि बहुत तेज हो जाती है। तो इसकी कोई पर्टिकुलरली आपका कोई इसके लिए अक्षर या कोई चिन्ह निर्धारण नहीं किया गया है इसके लिए। तो यहाँ पर इसका
जो आप कह रहे हैं हो सकता है आपने पढ़ा हो, बट मैंने तो ये कहीं नहीं पढ़ा है। आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं भी एक बार उसको देख सकूं। मेरी जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग प्लुत हमारा एक टाइप होता है स्वर का, लेकिन वो इन स्वरों में लिखा नहीं जाता, वो मात्रा के आधार पर होता है और समय के आधार पर, जितना समय लगना है। तो वो उसको 3 टाइम्स लगता है किसी भी चीज को बोलने में। हाँ, वो 3 ठीक है, गुना होता है वो मात्रा। हाँ 3 गुना बोला जाता है, बट यहाँ पे उसका नहीं है। तो ये चीज समझ आई, आगे बढ़े हम। मैम Yes, प्लुत ma'am. स्वर में, हाँ बोलिए। मैम जैसे प्लुत स्वर में हम ओम लिखते हैं, उसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए हम उच्चारण की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से, यही वर्गीकरण है स्वर का। अभी पढ़ेंगे हम आगे स्वर के वर्गीकरण को भी पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है, इस तरीके से हम जो ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, यानी कि जिसमें मोर देन 3 मात्रा का मोर देन दैट लगता है, उसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। यस मैम। मैम जैसे ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा और दीर्घ में 2 मात्रा, तो दीर्घ में ऐसे 2, ही उसमें 3 मात्राओं 3 का मात्रा। समय लगता है, तो उसे हम प्लुत स्वर बोलते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब भैया आपको पता है कि स्वरों की कुछ मात्राएं होती हैं, या आप बच्चों को सिखाते भी हैं, है ना। पीआरटी में आप सिखाएंगे भी बच्चों को कि अ की कोई मात्रा नहीं होती बच्चों। हम आ से शुरू करते हैं, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ओ की, बड़े ओ की, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ, औ, इस तरीके से हम मात्राएं सिखाते हैं। इस स्वर की मात्रा होती है। लेकिन अब आपको पता है ये जो अ है, इसकी कोई मात्रा क्यों नहीं होती है? क्या रीजन है इसकी, इस अ की मात्रा ना होने का? किसी को पता है? क्योंकि मैम ये ह्रस्व स्वर होता है इसलिए। अच्छा, हर तो वो तो ई भी होता है, छोटा ई भी होता है, छोटा ऊ भी होता है, ये दोनों भी होते हैं, क्योंकि इनको बोलने में इतना समय नहीं लगता हमें। ये हर व्यंजन में ऑलरेडी इंक्लूड होता है ना। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा हर व्यंजन में इंक्लूड होता है, इसीलिए हमें इसकी मात्रा की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। जब अभी हमने डिस्कस करा, इस क का अर्थ है कि इस क में अ की मात्रा जुड़ी हुई है, अ जुड़ा हुआ है, तो इसके इसी कारण से इसके लिए कोई निर्धारित मात्रा निश्चित नहीं की गई है, ये हर व्यंजन में खुद ही इंक्लूड है, इसीलिए इसके लिए मात्रा की आवश्यकता नहीं है, कि ये तो सब व्यंजनों में है ही। ठीक है, तो इस कारण से इसमें कोई मात्रा नहीं रखी गई है। अब देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि हमें किसी भी व्यंजन को अगर स्वर रहित बनाना है, यानी कि उसमें से स्वर हटाना है, तो हम क्या करते हैं ना, उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? स्वर रहित बन जाता है। लेकिन ये एक वर्तनी में भी एक बार क्वेश्चन डीएसएसबी ने पूछा था कि पाई, खड़ी पाई, मुड़ी पाई, इस तरीके कुछ रूल्स होते हैं, वो वर्तनी में वो पूछ लेती है कई बार कि इसको कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई शब्द जब आधा बनता है तो उसके नीचे कई बार वो क्या करती है, कोई शब्द देती है उसके नीचे हलंत लगा देती है, कई बार उसके नीचे हलंत नहीं लगाती, कि वर्तनी में से चारों में से कौन सा शब्द सही है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी शब्द को जब हम स्वर रहित बनाते हैं तो उसके नीचे हम क्या करते हैं। देखिए, स्वर रहित का मतलब है उसमें से अ की मात्रा को हटाना। ठीक है, जैसे हमारा ट है, ड है, ग है, आप देख रहे होंगे कि ये जो शब्द है, ये जो वर्ण है, ये गोलाई में होते हैं नीचे से। देखिए इस तरीके से ये गोलाई में, इनकी आकृति जो होती है वो गोल होती है। तो जब भी हमें इन्हें स्वर रहित बनाना है, यानी कि इनमें से हमें अ हटाना है, तो इनके नीचे हम क्या लगा देते हैं? जैसे ह है, इनके नीचे हम क्या लगा देते हैं? हलंत लगा देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यस मैम। शब्दों के अंदर बोल रही हूं मैं, खाली वर्ण में तो हम सब में हलंत लगा सकते हैं, लेकिन जब हम शब्द में प्रयुक्त करते हैं, ये वर्तनी के पाठ में आता है आपका, इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस है इसके पढ़ाने की, हर चीज की एक एक इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, एक एक पॉइंट की। अगला मान लीजिए आपके पास ये च दे रखा है, ठीक है, ल दे रखा है, न दे रखा है। अगर हमें इसमें, इसको हम बोलते हैं खड़ी पाई, ये खड़ी पाई होती है हमारी। अगर इसमें से हमें स्वर रहित बनाना है इसको, यानी कि इसको हमने हटाना है, तो हम क्या करते हैं? इसको आधा, आपने देखा होगा कई बार बच्चा लिखा जाता है, तो आधा च मतलब इसकी खड़ी पाई को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो इस तरीके से भी आपको वर्तनी के कुछ शब्द पूछ सकते हैं। वर्तनी का एक अलग टॉपिक भी हम लेंगे, उसमें भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम इन खड़ी पाइयों को हटा लेते हैं, जैसे ल आधा आ गया, आपका न आधा आ गया, तो इस तरीके से हमारे ये क्या बन जाते हैं? कुछ शब्द बन जाते हैं हमारे।
जैसे दिल्ली, हमारी दिल्ली है अपनी, उसमें आधा ल आता है, उसकी खड़ी पाई हम हटा देते हैं। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं क फ, देखिए ये यहाँ से एक से मुड़े हुए होते हैं, तो इनको स्वर रहित बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी ये हुक टाइप सी, इनका जो घुमाव है, जो मुड़ाव है, इसको हम खत्म कर देते हैं और एक सीधी रेखा के रूप में इसको डाल देते हैं। ठीक है मैम, जैसे अगर हम पक्का लिखते हैं तो पक्का हाँ। में क को भी जैसे आप बता रहे हैं कि उसकी जो आगे वाला हुक है उसको हटा देते हैं, तो अगर ना भी लिखना चाहे, अगर ना भी हटाना चाहे, तो हम अगर हलंत लगा दे तो वो भी शुद्ध रूप माना जाएगा? नहीं, वो शुद्ध रूप नहीं माना जाएगा व्याकरण की दृष्टि से। देखिए हर एक शब्द का ना, जैसे इंग्लिश में भी देखिए बहुत सारे वर्ड है। अब वही एक पिक्चर भी थी, अब वो चुपके चुपके, शायद बहुत पुरानी पिक्चर है, आप लोगों ने देखी हो ना देखी हो, उनकी धर्मेंद्र की एक मूवी है, उसमें वो बोलता है कि जियो गो होता है, टीओ टू होता है, तो जियो गू क्यों नहीं होता है ना। यानी कि हर एक वर्ड का, हर एक उसका एक साउंड निहित है। इंग्लिश में तो बहुत ही डिफिकल्ट है, उन्होंने तो जो डिसाइड कर लिया वही है। हिंदी में भी क्या होता है, हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका ना उच्चारण स्थान और जिनका जो लेखन है वो पहले से पक्का हो, मतलब पहले से निर्धारित है कि यही होगा। तो आप इसको अगर पक्का आपने कहीं ऐसे लिखा हुआ देखा है कभी भी, मुझे बताइए, किसी ने भी अगर देखा हो तो? मैम शायद वो इसीलिए नहीं इसीलिए हलंत नहीं लगाता क्योंकि इसमें जो खड़ी पाई है ना वो नहीं हटाई जाती, जो का लास्ट का जो पार्ट होता है वो हटाया जाता है, इसीलिए शायद हलंत नहीं लगाते। वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो हमारे 5 तरीके के जो घुमाव वाला है उसमें हलंत लगाना है, किसमें हमें क्या रिमूव करना है, इसीलिए सब रूल्स आपको दे रखे हैं। लैंग्वेज क्या है, रूल्स पे तो डिपेंड है, उसमें हम अपनी मर्जी से अब क को क ही बोलेंगे, क को ख तो नहीं बोल देंगे, क्योंकि इसके लिए एक साउंड निहित है, हम चेंज नहीं कर सकते उसको। तो रीजंस यही है कि सबके लिए रूल स्पेसिफाई हैं और आपको उन्हीं को ही लेकर चलना है। तो आप ये लिखेंगे तो ये शब्द आपका गलत हो जाएगा, और कहीं शायद आपने देखा भी नहीं होगा ये शब्द तो ऐसे लिखा हुआ। तो जो हमारे घुमावदार वाले शब्द होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम उनकी जो, इसको हम हुक वाले शब्द बोलते हैं, इनको, इनकी हुक को रिमूव करा जाता है और इन्हें स्वर रहित बनाया जाता है, आधा बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया र। देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। र के हमारी बहुत सी मात्राएं होती है कि नीचे लगता है ट्रक, रेफ लगता है, तो ये बहुत ही अलग टॉपिक है र वाला। इसको हम अभी डिस्कस ना करके वर्तनी में क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्तनी में इसके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम वहां डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको ये चीज समझ आई कि ये वर्तनी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन से शब्द में हलंत लगेगा, किसका खड़ी पाई हटेगी, किसका हुक हटेगा। यस मैम, समझ आ गया। यस मैम। चलिए ओके, अब आते हैं हम, अभी हमने बात की थी जी इसकी, ये जो हमने इसको छोड़ दिया था ऐसे करके ब्रैकेट में, उन बच्चों को सिखा देते हैं बेटा अंग खाली, इसको कृपया अंग खाली ना बोल के बच्चों को जब भी आप ऐसे शब्द सिखाएं। आपकी प्राइमरी में बहुत सारी जो 1st to 5th की हिंदी की पुस्तकें हैं उसके अंदर बहुत शब्द आएंगे कि जिसमें से आपको बच्चों को बताना पड़ेगा, चलो इसमें से अनुस्वार वाले शब्द छांटो। ठीक है, तो प्राइमरी में तो आप बिंदी करके उनको थोड़ा सा बिंदी का आइडिया देके फिर आप अनुस्वार वाले वर्ड पे आइएगा। ठीक है, तो ये अनुस्वार जो होता है ना, देखिए हमारा ये अनुस्वार हमारा व्यंजन और स्वर दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। इसको हम बिंदी को हम अनुस्वार बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा अंग और यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ पे चंदा या गंगा, मान लीजिए लिख दिया, तो जी च हमारा व्यंजन है, अ हमारा स्वर है, इसके ऊपर हमने अनुस्वार प्रयुक्त कर रखा है। कहने का अर्थ क्या है, जो अनुस्वार होता है हमारा वो हमारा एक स्वर का पार्ट ना होकर वो हमारा स्वर और व्यंजन दोनों पे एक मात्रा की तरह प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये एक चिन्ह है, बेसिकली ये स्वर और व्यंजन दोनों के साथ लगता है। लेकिन हमारा जो चंद्र बिंदु, जिसको आप बोलते हैं, बच्चों को चंद्र बिंदु करके जो हम पढ़ाते हैं, वो हमारा होता है अनुनासिक, इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। ये केवल और केवल आपका स्वर के साथ ही यूज होता है, और इसमें भी कंडीशन है एक, अगर देखो इसका ये चिन्ह होता है, चंद्र बिंदु का चिन्ह होता है। ठीक है, अगर ये हमारा आ, ये केवल स्वर के साथ ही होता है, आ, या फिर जिस स्वर में मात्रा नहीं होती है। ठीक है, जिस स्वर में मात्रा नहीं होती है, जैसे ऊ हो गया हमारा,
ए हो गया हमारा, इनमें अगर हम इनको इसी रूप में लिख रहे हैं खाली, इनकी मात्रा नहीं लगाई, मैं जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे देखिए कांच मैंने लिखा, ठीक है, आप देख रहे होंगे ध्यान से कि ये हमारी आ की मात्रा इसमें इंक्लूड है। मैंने उंगली लिख दिया, ये हमारा ऊ है, ये हमारा स्वर है, और इसमें कोई मात्रा, ये वाली मात्रा नहीं लगी, इसको हमने इसके मूल रूप में लिखा है। तो अनुनासिक जो वर्ण होते हैं, अगर हमारे आ की मात्रा लिए हुए होते हैं, यानी कि आ, और ऐसे स्वर जिनमें कोई मात्रा नहीं लगी, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया बहुएं, तो यहाँ पे ए की मात्रा नहीं लगी, बल्कि ए हमारा मूल स्वर के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ऐसे शब्दों में हमारा अनुनासिक जो होता है वो चंद्र बिंदु यानी कि इस चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। और अगर आपके स्वर की बात कह रही हूं मैं, ध्यान से सुनिए, अगर हमारे स्वर जैसे कि गोंद लिखा है, ठीक है, देखिए ये जो हमारा अनुनासिक लग रहा है ना, ये इस पे लग रहा है, ये ओ की मात्रा पे लग रहा है, ये ग पे नहीं लग रहा। तो ओ की मात्रा हमारी, ये ओ क्या है, एक स्वर है, तो यहाँ पे ओ अपने मूल रूप पर ना आकर अपनी मात्रा के रूप में आया है। तो यहाँ हम चंद्र बिंदु प्रयोग ना कर केवल बिंदु, जिसे आप अनुस्वार कहते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। यानी कि अनुस्वार का प्रयोग आपका व्यंजन और स्वर दोनों में होता है। और अनुनासिक, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अनुनासिक, ये आवाज गोंद, ये हमारी नाक और गले दोनों से आ रही है, मुंह दोनों से आ रही है, लेकिन इसमें यहाँ पर प्रयोग बिंदी का हुआ है, ना कि चंद्र बिंदी का। तो यहाँ अनुनासिक का रूप परिवर्तित होकर बिंदी में बदल गया, क्योंकि स्वर ने अपना रूप मात्रा के रूप में ले लिया। समझ आ रही है आपको ये बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। यस मैम। हाँ, ये आपकी नॉलेज के लिए, ये आपके डीएसएसबी में नहीं आएगी। देखिए हर चीज हम डीएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेके हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज से इसलिए कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हमें अगर आगे कोई क्वेश्चन बाई चांस, मान लीजिए आप टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर करें होपफुली, तो आप लोगों को थोड़ी सी चीजें पता हो, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये आपको बताया। मैम मुझे एक चीज हाँ बोलिए। तो हाँ जी बिल्कुल बोलिए। हाँ, जैसे कि आपने अनुस्वार के बारे में बताया, जैसे आपने अंग लिखवाया, पंजा लिखवाया या गंगा लिखवाया, तो ये बेसिकली ये जो अनुस्वार है वो क्या है, वो हमारा पंचम वर्ण है एक्चुअली। तो आप हाँ। अगर हम इसको बिंदी ना लिखते हैं, तो उस जगह पर अगर हम उसका पंचम वर्ण, जैसे कि ग है, ग या ज, जैसे पंजा है, तो उसमें जो ज है, ज का जो पंचम वर्ण जो होगा, वो अगर उसके स्थान पर, वो भी गलत नहीं माना जाता। अच्छा, चलिए अपडेट है तो मुझे क्लियर कर। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। चलिए, मैंने बताया सिंचाई, ठीक है। अब देखिए सिंचाई में यहाँ पर हमारी ई की मात्रा पे लग रहा है ये, ठीक है। आप कहेंगे मैडम स पे भी लग सकता है, अवश्य लग सकता है, ये हमारा अनुस्वार भी हो सकता है, अनुनासिक भी हो सकता है। क्योंकि अभी हमने बात की जो अनुस्वार यानी कि जो हमारी बिंदी होती है वो स्वर वर्ण दोनों पे लगती है। आप पंचम की बात करिए आपने, है ना, पंचम की बात करी। पंचम हमारा ये और ये हमारा पंचम नहीं होता है, न म और आपके जो बाकी के होते हैं ण, ये हमारे पंचम होते हैं, य, ठीक है, ये हमारे पंचम वर्ण होते हैं। ये हमारा पंचम नहीं होता, ये हमारा स्वर है। और वो आपके व्यंजन होते हैं, जो आप कह रहे हैं ना पंचम, वो हमारे व्यंजन होते हैं। ये हमारा स्वर है, स्वर का एक पार्ट है। ण, य, ण, न, म, ये हमारे पंचम वर्ण होते हैं। उनमें से ज्यादातर हम प्रयोग न और म का करते हैं, और इसके लिए हम बिंदी और ये न, म, आधा दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आधा यूज ना करके, अब आप मुझे बताइए सिंचाई, आप ऐसे लिख सकते हैं सिंचाई? नहीं, ये गोंद तो इस तरह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अंडा हो गया, तो अंडा में आप ये देखिए ना, अंडा में आपका यहाँ पर पंचम वर्ण छुपा हुआ था, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे। लेकिन आपका सिंचाई में न नहीं छुपा हुआ, आपका इसमें अलग से एक जो मात्रा है अनुनासिक की वो छुपी हुई है, इसी कारण से हमने यहाँ बिंदु लगाया। तो इसका मतलब यही दो reason रूप है। हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहीं पर तो है भी और कहीं पर नहीं। हाँ, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, ठीक है। वही तो आपको मैंने बोला ना कि हर चीज का एक मानक रूप भी है, एक अमानक भी है, और कहीं में दोनों को वो मिली हुई है, क्या कहते हैं, सहमति, कहीं में नहीं मिली हुई है।
तो ये हमारा, उसके बाद एक छोटा सा और थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हमारा ये जो आपका स्वर लास्ट का बच गया था, ये मतलब जो मात्रा बच गई थी वो हमारी है ये विसर्ग। ये बेसिकली हमारे अव्ययभाव हो गए, जो तत्सम शब्द होते हैं ना संस्कृत के शब्द, ये उसमें यूज होता है। हिंदी में इसका इतना यूज नहीं होता, बहुत ही नाम मात्र आपको देखने को मिलेगा। जो हायर हिंदी होती है उनमें हो सकता है, बट हमारी जो 10th तक की हिंदी है उसमें बहुत कम, और प्राइमरी में तो बिल्कुल ही वर्ड्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आज की कक्षा की हम यही पूर्ण विराम लगाते हैं। बाकी आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम स्वर के भेद, स्वर का वर्गीकरण करेंगे थोड़ा सा, कि आकृति के आधार पर, उदाहरण के आधार पर। ठीक है, और व्यंजन डिस्कस करके हम जो प्रश्न आए हुए हैं वेरियस एग्जाम्स पे, उसको एक बार डिस्कस करेंगे। तो आई होप द सेशन वाज सक्सेसफुल। चलिए अब आप क्लास लीव कर सकते हैं सब। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके जी।